इंदौर के अर्चना तिवारी जो कि इंदौर से कटनी आ रही थी और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान आधे रास्ते से गायब हो जाती है और करीबन 12 दिन तक अर्चना तिवारी को 70 पुलिस वाले और 700 कैमरे खंगाले जाते हैं। लगातार इतना दिन तक मेहनत किया जाता है अर्चना तिवारी को ढूंढने के लिए, लेकिन अर्चना तिवारी का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाता है। अचानक एक दिन पता चलता है कि अर्चना जो है वह नेपाल के काठमांडू में है। फिर पुलिस उसके दोस्त से उसको अर्चना तिवारी को इंदौर बुलाती है और जब अर्चना तिवारी से पुलिस पूछताछ करती है तो अर्चना तिवारी एक सिंपल सा बात रखती है और इस बात को सुनने के बाद पुलिस को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए कि इतना छोटा सा बात के लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है एक लड़की, और वो भी जज की तैयारी करने वाली लड़की। आइए कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम में, मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के रहने वाली अर्चना तिवारी जज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वह इंदौर जाती है और वहाँ से अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में आ जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार और 7 अगस्त को इंदौर से वह फैसला करती है कि मैं अपना घर जाऊंगा मध्य प्रदेश और अपना भाई को राखी बांध के फिर से यहाँ तैयारी करने के लिए आ जाऊंगा। और टिकट वगैरह सारा कुछ बुक हो जाता है और 7 अगस्त को उस सही टाइम पे ट्रेन आने से 1-1.5 घंटा पहले अपना रूम से बाहर निकलती है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरा में वह कैद भी होती है और सारे लोग से वहाँ जो भी उसके दोस्त थे और जो वहाँ कर्मचारी थे उनसे हाथ मिलाते हुए बाय बाय करते हुए वह निकलती है। सारा कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। उसके बाद पहुंच जाती है वह इंदौर स्टेशन और वहां पर नर्मदा एक्सप्रेस के 3rd AC में इसका B3 में सीट नंबर B3 में इसका सीट था और वहां जाके अर्चना तिवारी बैठती है और सही समय पर ये जो ट्रेन थी इंदौर से वह निकल जाती है नर्मदा एक्सप्रेस और वह करीबन शाम को ट्रेन बैठती है और 10 बजे तक अपने परिवार वालों से बात करती है। लास्ट कॉल अपने मौसी से बात करती है 10 बजे और बोलती है मैं ठीक ठाक हूँ, खाना पीना खा लिया हूँ और मैं अभी सोने जा रहा हूँ, बाकी मैं सुबह कल उतर जाऊँगा कटनी स्टेशन पे, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। उसके बाद उसके मौसी भी बोलती है कि ठीक है बेटा घर आओ, घर पे ही बात करेंगे, अब आराम करो। उसके बाद फ़ोन रखती है और आराम करने लगती है अर्चना तिवारी। उसके बाद से अर्चना तिवारी का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अर्चना तिवारी इससे पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बात की थी जिसमें इसका भाई भी होता है और अपने भाई से बता रखी थी अर्चना तिवारी की 7 बजे के आसपास कटनी स्टेशन पे हमें लेने के लिए पहुंच जाना। रात में तो लास्ट बातचीत होने के बाद फ़ोन रख के और ये सो जाती है, इसका मोबाइल भी बंद हो जाता है। 7 बजे जो उसका भाई था वह कटनी स्टेशन पे पहुंच जाता है अपना भाई बहन को रिसीव करने के लिए। फ़ोन लगाता है तो फ़ोन लगता नहीं है। उसका भाई को लगता है कि शायद मोबाइल का चार्ज नहीं होगा इसलिए मोबाइल बंद पड़ा होगा, ट्रेन आएगी उससे मेरा बहन उतर जाएगी। कटनी स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार करता है उसका भाई नर्मदा एक्सप्रेस के। नर्मदा एक्सप्रेस आता है, वहाँ रुकता है, लेकिन जब अर्चना तिवारी B3 कोच से नहीं उतरती है तो उसका भाई ट्रेन के अंदर चढ़ता है और सीट पे जाके देखता है, सीट तक वो पहुंच ही नहीं पाता, बस कोच के अंदर चढ़ता है। 5 मिनट का ट्रेन का समय था, वह चलने लगता है, उसका भाई नीचे उतर जाता है। अगला स्टेशन में उसका कोई रिलेटिव रहता था, उसको फ़ोन करता है उसका भाई और बोलता है कि मेरा बहन नहीं उतर पाई है स्टेशन पे, शायद सो रही होगी, तुम B3 कोच पे जाके देखना कि इतना सीट नंबर 3 पे। अगला स्टेशन पे गाड़ी जाती है, उसका रिलेटिव वहीं खड़ा होते हैं, उस कोच पे चढ़ते हैं और जब B3 कोच के तीसरे नंबर सीट पे जाते हैं, बिल्कुल दरवाज़ा के सामने ही था उसका सीट। वहाँ देखते हैं कि कुछ सामान है लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। जब सामान का फ़ोटो उसका भाई को दिखाते हैं तो उसका भाई कहता है कि हाँ ये मेरा बहन का सामान है, लेकिन उसका बहन अर्चना उस सीट पे नहीं थी। उसके बाद वहाँ तुरंत ही वहाँ के जो भी पुलिस कर्मचारी थे स्टेशन के, वहाँ जाते हैं लोग और शिकायत करते हैं कि अर्चना आ रही थी इंदौर से कटनी के लिए लेकिन वह नहीं आ पाई है, उसका सामान आया है, बाकी अर्चना का कोई अता पता नहीं है। और फिर जब पुलिस इसका तहकीकात में जुड़ती है तो वहाँ जो पैसेंजर थे आसपास उससे पूछताछ करती है तो कुछ लोग जैसे जैसे उसको लोग देखे थे वैसे वैसे बता रहे थे। आधा रास्ते तक लोग उसको सोते हुए, बैठते हुए, बात करते हुए देखे थे तो उतना उतना बताते हैं। उसके बाद पुलिस अर्चना तिवारी के खोजबीन के लिए एक वहाँ नदी होता है वहाँ पहुँच जाती है पुलिस। वहाँ लोग अंदाज़ा करते हैं कि शायद नदी में गिर गई होगा या कोई धक्का मार दिया होगा या तो खुदकुशी की होगी। वहाँ जो गोताखोर होते हैं उन लोग पूरा जो वो नदी था, बड़ा सा नदी था, वहाँ लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं लेकिन अर्चना तिवारी का कोई पता नहीं चलता। 12 दिन तक पुलिस लगातार 27 पुलिस अलग अलग टीम में वहाँ खोजबीन करती है, जंगल झाड़ी घर द्वार हर जगह
खोज करती है, लेकिन कहीं भी अर्चना तिवारी का पता नहीं चल पाती है। पुलिस को फिर लगता है कि या तो उसके परिवार वाले कुछ बताएँगे या कुछ उसके कुछ दोस्त बताएँगे। परिवार वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे थे, उसका दोस्त भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। इसलिए कि अर्चना तिवारी जो थी बस सिद्धांत किस्म की लड़की थी। उसका नहीं तो किसी से कोई दोस्ती था, नहीं कोई प्यार था, नहीं कोई संबंध था, कुछ भी नहीं था। उसका जब पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है, शुरुआत में ही खंगाली थी, तो उसमें कुछ भी नहीं वैसा सामने आता है। उन्हें परिवार वालों से बात करती थी, थोड़ा बहुत दोस्त यार से बात करती थी। एक होता है कि लंबे वक्त तक प्यार हो जाने के बाद लोग बात करते हैं, वैसा कुछ भी बात नहीं था जिससे सस्पेंशन लगे पुलिस को कि हाँ, ए नंबर सस्पेंशन है, इससे पूछताछ किया जाए, इसको पकड़ा जाए। कुछ वैसा लग ही नहीं रहा था। फिर पुलिस फिर से 200 कैमरा, सीसीटीवी कैमरा खंगालती, हर एक अलग अलग स्टेशन जो इंदौर से कटनी के बीच में पड़ता है, लेकिन एक भी रेलवे स्टेशन के कैमरा में जो अर्चना थी वह कैद नहीं होती। इससे पुलिस का परेशानी और बढ़ रही थी और मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ तक यह न्यूज़ जा रहा था, लोग अर्चना तिवारी के लेकर आक्रोश हो रहा था कि लोग कहीं ट्रेन में उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, कोई इसके साथ गलत करके फेंक तो नहीं दिया कुछ और वगैरह वगैरह। लोग सभी सड़कों पर उतर जाते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। पुलिस इस बात से और गुस्सा हो जाती है कि हम जहाँ तक हो सके अर्चना तिवारी को खोज रहे हैं, लेकिन अर्चना कहीं उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। फिर पुलिस बारीकी से पकड़ना चाहती है कि क्यों ना एक एक पॉइंट को हल्का हल्का सा बारीकी से लिया जाए, तो उसका पहले कॉल डिटेल पे ही जाती है। तो परिवार के अलावा कुछ लोग से बात करती थी, जिसमें एक दो मेल थे। एक मेल था जो कि पुलिस कर्मचारी था, उससे भी कभी कभी अर्चना तिवारी बात कर लेती थी। बड़े लंबे वक्त तक नहीं बात करती थी, 1-2 मिनट तक ही बात करती थी, लेकिन बात हुआ था करीबन 3-4 महीना पहले, जनवरी के आसपास। पुलिस उस पुलिस तक पहुंचती है जिसका नाम राम सिंह तोरा होता है। उसके पास पुलिस पहुंचती है, वो भी पुलिस कर्मचारी होता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि तुम अर्चना से बात किया करते थे, तुम्हारे और उसके बीच में क्या है। और वो जो राम सिंह था वह कुछ दिन पहले एक बस का टिकट भी करवाया था, और वो लगता है कि अर्चना तिवारी के लिए करवाया था, लेकिन उसका टिकट पे अर्चना नहीं आती है। उससे पुलिस पूछताछ करती है, सख्ती भी बरतती है, लेकिन वह बोलता है कि कभी कभी मैं बात कर लिया करता था। और ये जो राम सिंह था वो वैसा ही किस्म का आदमी था, वो हर एक अलग अलग महिला से बात करते रहता था बीच बीच में। तो पुलिस उससे बहुत पूछताछ करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पाता। फिर राम सिंह तोरा को भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक और सस्पिशियन नंबर पुलिस को सामने आता है, लेकिन उससे भी बहुत कम बात हुआ करता था। जनवरी के आसपास में एक दो बार बात हुआ था, उसके बाद फिर बात नहीं हुआ था। पुलिस सोचती है क्यों ना इससे भी पूछताछ किया जाए। तो पुलिस उस लड़के के बारे में पता करती है, तो उस लड़के का नाम सारांश होता है। सारांश का डिटेल निकालती है पुलिस। सुजालपुर में रहा करता था और लोकेशन उसका खंगालती है सारांश के, तो पता चलता है कि लोकेशन वही घर में है, अपना घर में ही उसका लोकेशन आ रहा था सारांश का। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसके परिवार वालों से पूछती है, तो पता चलता है कि सारांश का मोबाइल घर पे है, सारांश घर पे नहीं है। और फिर पुलिस फिर किसी तरह से सारांश को पकड़ती है। उससे जब पुलिस पूछताछ करती है, तब यह मामला क्लियर होता है कि जो ये अर्चना तिवारी है वह कहाँ है, कैसे भागी है, क्या उसके साथ हुआ है। सारांश बारीकी से एक एक चीज़ बताता है, तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं कि हम जिस लड़की के लिए 70 पुलिस 12 दिन तक 700 कैमरा खंगाले, वह लड़की जीवित हालत में है और अपने मर्जी से कहीं भागी हुई है। उसके बाद पुलिस को सारांश बताता है कि ये अर्चना तिवारी को हम एक बार, जब अर्चना तिवारी कटनी से अपना इंदौर जा रही थी पढ़ाई करने के लिए, उस वक्त ट्रेन में मुलाकात हुआ था और दोनों में बातचीत हुआ था, दोस्ती हो गया था और बीच बीच में कभी कभी बात होता रहता था। अर्चना तिवारी इसी महीने में बताती है कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। अर्चना तिवारी बताती है कि हमारे परिवार वालों किसी के साथ हमारा रिश्ता तय कर दिए हैं और हमारा शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता, इसलिए कभी पढ़ाई में कर रहा हूँ और मुझे जज बनना है। सारांश भी उसका जो फीलिंग था वो समझता है। सारांश बोलता है हमें क्या करना होगा, तो सारांश को अर्चना बोलती है कि हमें हेल्प करना होगा और हमें भागने में मदद करना होगा। सारांश भी दोस्ती के नाते तैयार हो जाता है और सारांश, अर्चना तिवारी और सारांश का एक ड्राइवर तेजेंद्र, 3 लोग बैठकर बात करते हैं। तेजेंद्र भी का एक चतुर किस्म का आदमी था, वह कहीं कहीं हाथ भी मार लिया करता था। इस वजह से तेजेंद्र को भी शामिल किया जाता है। तीनों लोग शामिल होते हैं और तीनों बात करते हैं कि किस तरह से अर्चना को गायब किया जाए, ताकि ना तो कैमरा में आए, ना ही उसका कॉल डिटेल में कोई आए। और इसलिए अर्चना तिवारी किसी से भी लंबे वक्त तक बात नहीं करती थे, ताकि कॉल डिटेल में कुछ ना आ पाए। और प्लान के तहत अर्चना तिवारी 7 तारीख को अपना घर जाती मध्य प्रदेश इंदौर से, और उसको बीच रास्ते से उसको गायब हो रहा था। तो एक रेलवे स्टेशन बीच में पड़ता था जिसमें कैमरा बहुत कम था और उसके पीछे से रास्ता था और उस रास्ते से निकल सकती थी अर्चना तिवारी, और वैसा ही किया जाता है। अर्चना तिवारी के साथ तेजेंद्र उसके ट्रेन के बोगी में ही जाता है और बीच रास्ते में जो स्टेशन पड़ा था और उसमें जहाँ कैमरा कम था, उस स्टेशन पर रुकती है ट्रेन। वहाँ से
जो अर्चना तिवारी थी उतरती है, उसके साथ तेजेंद्र उतरता है, उसको पीछे के रास्ते से लेकर रोड तक जाता है। रोड पर जो सारांश था उसको फोर व्हीलर पे बिठाता है और वहाँ से लेकर चल देता है बाय रोड, और जिस रोड में कैमरा नहीं था उस रोड से गुजरता है और एक जगह पे जाता है। पहले तो ये लोग बाय रोड इटारसी जाते हैं, इटारसी से सुजानपुर, सुजानपुर से बुरहानपुर 13 तारीख को जाते हैं, उसके बाद हैदराबाद 14 तारीख को, जोधपुर, उसके बाद फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर ये सब लास्ट जाते हैं काठमांडू, ताकि वहाँ तक पुलिस का कोई सुराग पहुँच ना पाए। और वहाँ जाने के बाद बेखौफ बेखबर होके जो अर्चना थी वह रहने लगती है। लेकिन अर्चना को शायद पता ही नहीं था कि पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। अगर पुलिस चाहेगी तो कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है, किसको किसको पकड़ सकती है, वैसा ही पुलिस करती है। ये सब सुनने के बाद जो पुलिस थी वह फिर सरन से बोलती है कि तुम फ़ोन करो अर्चना तिवारी को और बोलो कि सब कुछ पता चल गया, तुम्हें यहाँ आना होगा, नहीं तो हमें लाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिर यह बात सुनने के बाद, सारांश के बात सुनने के बाद अर्चना तिवारी तुरंत पुलिस के बताए हुए जगह पे पहुंचती है। पुलिस उसको पकड़ती है, उसको लेकर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस अर्चना के घर वालों को फ़ोन करती है, वहाँ घर वालों आते हैं। पुलिस फिर अर्चना के घर वालों को सौंप देती है अर्चना को। इसके लिए कोई एफआईआर नहीं लिखवाया गया था। जो अर्चना थी वह अपने मर्जी से भागी थी, लेकिन पुलिस बोल रही थी कि इसका जो साथ दिया सारांश उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाएगा, इसलिए कि सारांश जो था वह जानता था कि जो अर्चना है वह कहीं गुम हुई है तो यह पुलिस के सामने एक्सपोज कर सकता था, लेकिन यह ऐसा नहीं किया है, इसलिए इसके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाएगा। बाकी अर्चना को उसके परिवार वालों के बीच में छोड़ दिया गया है। अर्चना अभी अपने परिवार वालों के साथ है, लेकिन पुलिस के इतना परेशानी, इतना खर्च का भुगतान कौन करेगा? 70 पुलिस और इतना दिन तक गाड़ी इधर उधर गोताखोर को लगाया ढूंढने के लिए, इस सारा में करीबन अच्छा खासा खर्च हुआ होगा। इसके ऊपर कमेटी बैठेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि इस मामले में क्या होना चाहिए। लेकिन अर्चना तिवारी मिल गई है और अपने मर्जी से भागी थी, बस शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए भाग जाती है। इंदौर से दूसरा बड़ा घटना है। पहला घटना था राजा रघुवंशी, दूसरा बड़ा घटना ये है, लेकिन उसमें राजा रघुवंशी को मार दिया जाता है, इसमें अर्चना अपनी मर्जी से भागी और जिंदा वापस लौट आई है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।